हाय दोस्त, आपका स्वागत है टीचर बिहार पॉलिटेक्निक में। आज हम देख रहे हैं ब्रिक का पार्ट नंबर जे, यानी कि आज हमारा 10वां लेक्चर चल रहा है ब्रिक का। समझ रहे कितना लंबा चल रहा है आपका। ऐसे आपके अकॉर्डिंग से, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते तो मात्र 2 लेक्चर में खत्म हो जाता है। फिर भी हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर सेशन हमारे सेशन पसंद आता है अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें लाइक अपना क्वेश्चन भी डाउट है वो सब कुछ पूछिए हमारे साथ। ठीक, चलिए कैसे आप लोग सब उम्मीद करते हैं सबके सब ठीक ही होंगे। आज हम लोगों को क्या देखना है, तो ब्रिक में हम लोगों का आज हम पढ़ाएंगे कि जो हम आपको वर्निंग बता रहे थे, जिसमें क्लीन बर्निंग, क्लैम बर्निंग, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। उसी के आधार पर हम लोग ब्रिक को बांटना स्टार्ट करते हैं। यानी कि जो देखिए अब 2 अवस्था था हमारे पास, एक जला हुआ ब्रिक, एक बिना जला हुआ ब्रिक। तो जला हुआ ब्रिक यानी कि बर्न ब्रिक। बिना जला हुआ ब्रिक क्या था, तो बिना जला हुआ ब्रिक जैसे कि अंडर बर्न ब्रिक नहीं कह रहे हैं हम लोग। बिना जला हुआ ब्रिक यानी कि जो कि हम बता रहे थे आपको कि आर्टिफिशियल ड्राइंग करते हैं हम लोग। तो ड्राइंग मेथड में क्या था, तो ड्राइंग में तो बिना जला हुआ ब्रिक था हमारे पास। तो उसको भी देखिए कहीं कहीं हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसके आधार पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना हम लोग ब्रिक या बना रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग ब्रिक को 2 भाग में बांटते हैं। पहला अनबर्न ब्रिक, दूसरा बर्न ब्रिक। फिर बर्न ब्रिक को भी हम लोग बहुत सारे प्रकार में बांटते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग कोई अच्छा से बहुत अच्छा ब्रिक हम लोग को प्राप्त हो गया, ठीक, तो उसको फर्स्ट क्लास कहेंगे। फिर उससे थोड़ा बहुत खामियां लेके हुआ प्राप्त हमको, तो उसको सेकंड क्लास ब्रिक कहेंगे। फिर उसके बाद जो ब्रिक प्राप्त हुआ हमको थोड़ा बहुत और ज़्यादा खामी मिला, तो उसको थर्ड क्लास ब्रिक कहेंगे। और फोर्थ क्लास ब्रिक हम लोग इस प्रकार के ब्रिक को कहते हैं जो बिल्कुल ही काम करना रहे, जो पूरा ब्लैक इस कलर में आ जाए। ब्रिटल मटेरियल जो बोल रहे थे ना आपको, ओवर बर्न और अंडर बर्न ब्रिक जो होता है वो उसी में आता है। ठीक, क्या वो जी खत्म हो गया क्या? लगता है खत्म हो गया। लीजिए ब्लैक पेन, ब्लैक मार्कर भी खत्म हो गया। ले, ठीक है मतलब सॉरी, वही उतना ही चीज़ आपको बताना था, आज बताना है आपको। ठीक, तो उसमें देखिए फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ब्रिक में ना, कि मतलब जो गुड ब्रिक होता है ना उसका लगभग लगभग प्रॉपर्टी उसमें पाया जाता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक में तो ज़्यादा अच्छा से, जैसे कि रेड कलर होता है, उसमें रेड कलर होने के बाद उसमें फिर जो हमारा स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। वाटर एब्जॉर्प्शन कम करता है वो 24 आवर में, उसका ड्राई वेट से कम एब्जॉर्ब रहता है वो। बहुत सारे उसमें जो भी ब्रेक के अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज होता है ना, वो चीज़ उसमें पाए जाते हैं। पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं पिछले पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। देखिए पिछले पार्ट में हम लोग क्लीन बर्निंग पढ़ रहे थे। क्लीन बर्निंग दैट मीन्स कि जो हमारा क्लैम बर्निंग था उसके बाद जो हम एडवांस प्रोसेस यूज़ कर रहे थे क्लीन बर्निंग, उसमें हम लोग इंटरमीडिएट क्लीन पढ़ा था। इंटरमीडिएट क्लीन में क्या होता था, तो उसमें लोडिंग, मतलब जो ब्रिक हमारा उसको लोड करते थे हम लोग एक बार, फिर अगले स्टेप में हम लोग आग जलाते थे, फिर उसके अगले स्टेप में हम लोग क्या करते थे, तो उसके अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पे लोड करने के बाद, फायर करने के बाद उसको कूल होने के लिए देते थे। फिर उसके अगले स्टेप में अनलोड करते थे। ये 2 प्रकार से चलता था, अनलोड करते थे। लेकिन इसमें हम लोगों को उतना अच्छा मतलब नहीं प्राप्त होने लगा, ये हम लोगों को उतना अच्छा जमने नहीं लगा, इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होने लगा। ठीक, ये स्लो प्रोसेस रह गया। उसके बाद हम लोगों के पास आया कंटिन्यूस क्लीन, जिसमें हम लोग क्या करते थे, यहाँ से यहाँ तक जितना भी प्रोसेस है वो साथ साथ करते रहते थे, एक ही साथ चलते रहता था। उधर हम लोग लोड कर रहे हैं तो उधर अनलोड भी कर रहे हैं, इधर फायरिंग कर रहे हैं तो उधर कूल भी कर रहे हैं, ऐसे चलते रहता था। कंटिन्यूस में कौन कौन सा, तो एक आपको हम लोग बुल ट्रेंच बताया था और एक हॉफमैन क्लीन बताया था। तो बुल ट्रेंच में क्या था, तो बुल ट्रेंच में हम लोग गड्ढा कर देते थे, वहीं पे ये सब बनता, गड्ढा करके हम लोग चिमनी को बना देते थे। हॉफमैन में क्या था, तो ऐसा सर्कुलर पार्ट बांटते थे, इसको 12 चैम्बर में हम लोगों ने डिवाइड किया था। सेकंड चैम्बर जो ओपन रहता था, बाकी में ऐसे सर्कुलेशन चलता था एयर के, इस प्रकार से उल्टा डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज एयर चलता था। उसमें बार में और पहला से हवा एंटर करता था। फिर उसका 8 से 11 तक पूरा ठंडा होने के लिए हम लोग ब्रिक को दे रहे थे। फिर 6 से 7 में जला रहे थे, 2 से 5 में फिर वो जो हम प्री हीट कर रहे थे, यानी कि पहले पानी सुखा रहे थे, 2 से चिमनी से वो बाहर निकल जाता था। यही सब हम लोगों ने पढ़ा था। उसका टनल देखा था, टनल में कुछ ज़्यादा नहीं था। ये सब हम लोग क्लीन बर्निंग में पढ़ा था। इंटरमीडिएट में भी क्या था, तो अलग अलग कर रहे थे। आज हम लोगों को क्या देखना है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, ऑन द बेसिस ऑफ बर्निंग के आधार पे। ठीक, देखिए इसके आधार पे हम लोगों के पास 2 प्रकार का ब्रिक होता है, एक बर्न ब्रिक, एक अनबर्न ब्रिक। बर्न ब्रिक यानी कि जो हमारे पास जला हुआ ब्रिक रहता है, जिसमें सफिशिएंट मात्रा में स्ट्रेंथ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, वो हो गया। अनबर्न ब्रिक मतलब कि जिसमें हम लोगों को मिट्टी से बना हुआ ब्रिक रहता है, यानी वेट जो रॉ मटेरियल हमारे पास रहता है वही सेम, यानी कि रॉ ब्रिक हमारे पास रहता है, कच्चा जो हम मोल्ड करने के बाद ड्राइंग प्रोसेस में रखें ना, वही ब्रिक। लिखिए दे आर 2 टाइप्स, इसी में लिखिए दे आर 2 टाइप्स,
दे आर टू टाइप्स। इसमें देखिए ज़्यादा समझाने का नहीं है आपको, बस लिखते चलिएगा, जहाँ समझाना होता है हम आपको समझाते हैं। दे आर टू टाइप्स। पहले तो आप खा के छान के खा लेंगे, नहीं तो सुखावे से बढ़िया को छान के खा। फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट बर्न ब्रिक, सॉरी अनबर्न। अनबर्न ब्रिक, देख सॉरी बर्न ब्रिक अनबर्न ब्रिक। अनबर्न ब्रिक से आप लोग समझ रहे होंगे जो जला हुआ नहीं रहे, जिसमें हम लोग सफिशिएंट मात्रा में मतलब रेडिश कलर ना आया, उसमें रेड कलर ना आया हो, उसमें मतलब जो भी हमारा है वो स्ट्रेंथ ना हो, इसको हम लोग अच्छी जगह यूज़ नहीं कर सकते, ये सब चीज़ इसमें आ सकता है। लिखिए अनबर्न ब्रिक, हेडिंग डालिए अपना अनबर्न ब्रिक, बने रहे लीजिए यहाँ पे पहला अनबर्न ब्रिक। अनबर्न ब्रिक, this brick these bricks are dried with the help of heat यानी कि सन से जो भी हीट हमारा प्राप्त हो रहा है ना, उसके द्वारा हम इसको जला मतलब हीट ड्राई करते हैं। ठीक, ड्राइंग प्रोसेस में वही था ना आर्टिफिशियल में, कि सन से जो प्राप्त हो रहा है उसी के द्वारा। दिस ब्रिक these bricks can only be used in the construction of the देखिए टेम्पररी स्ट्रक्चर में यूज करते हैं शुड ब्रिक, सच ब्रिक्स should not be used at place exposed जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगा वहाँ पे इसको यूज़ नहीं करते। देखिए आप मॉडलिंग वाला वीडियो देखे होंगे, तो मॉडलिंग वाला वीडियो में हमने आपको मशीन मॉडलिंग पढ़ाया था, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि ज़्यादा प्रेस करके हम लोग उसमें ब्रिक प्राप्त कर रहे थे। तो ब्रिक क्या था, तो उसको हम लोग ड्राई करने की जरूरत नहीं रहता था, तो वहीं पे वो ऑलरेडी ड्राई इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है कि उसमें ड्राई करने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट बर्निंग में यूज़ कर सकते थे। यानी कि उसमें उतना मात्रा में स्ट्रेंथ आ गया था कि थोड़ा बहुत लोड को झेल सके, उसी समय आ गया था। मोल्डिंग जो हैंड मोल्डिंग ग्राउंड मोल्डिंग कर रहे थे उसमें हम लोग सूखने दे रहे थे, उसके बाद जो ड्राई ब्रिक प्राप्त होता है वही होता है अनबर्न ब्रिक। इसमें क्या होता है, अनबर्न ब्रिक में क्या होता है, तो दिस ब्रिक आर ड्राइड विथ द हेल्प ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम सन से जो हीट हमको मिलता है उसके द्वारा इसको हम लोग सुखा लेते हैं। ठीक, उसके बाद दिस ब्रिक कैन ओनली यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्प्रोरी एंड चीप स्ट्रक्चर। टेम्प्रोरी यानी कि जो हम लोग टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं, जैसे क्लैम्प बर्निंग था, क्लैम्प बर्निंग में हम लोग टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर बना रहे थे कि नहीं, तो वही क्लैम्प बर्निंग में इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर बनाना है हम लोगों को, तो इसलिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं वहाँ पे।
सच सच ब्रिक्स आर शुड नॉट बी एक्सपोज, मतलब कि वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं जहाँ पे रेन आने की संभावना रहे, जहाँ पे बारिश आने की संभावना रहे, हम उसको यहाँ पे उपयोग नहीं करते हैं। ठीक, तो यही था अनबर्न ब्रिक। उसका बर्न ब्रिक डाली हेडिंग। उतार लिए होंगे, अन हटा दीजिए। हम देखिए अपना तो सुविधा चाहेंगे भाई। आप लोग ऐसे कोताही नहीं मारिएगा। ठीक, ऐसे कोताही में आप लोग नहीं मारिएगा, गंदा लगा। द ब्रिक, द ब्रिक्स यूज्ड, द ब्रिक्स used in construction work are burn brick. Are burn bricks and they are classified burn bricks. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, दे आर क्लासिफाइड इनटू and they are classified into the following four category. चार भागों में बांटा जाता है, कौन कौन लिखिए। फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, डी, फोर्थ क्लास ब्रिक, इसी को हम लोग झामा ब्रिक कहते हैं, झामा ब्रिक। ठीक, अब देखिए इसको भी लिख लीजिए, समझ लीजिए। उसका फिर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फोर्थ क्लास क्या होता है वो सब चीज़ बताते हैं। बर्न ब्रिक यानी जला हुआ ब्रिक रहेगा, तब हम लोग बर्निंग कर चुके हैं उस ब्रिक के साथ, जो रो मटेरियल जो रो ब्रिक था उसके साथ। बर्न ब्रिक आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर, परमानेंट वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क करना होता है तब हम इसको उपयोग करते हैं। ये चार भागों में आगे जाके बढ़ता है, कौन कौन? तो फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास या झामा क्लास ब्रिक्स, ये चार भागों में आपको बढ़ता है। इसमें देखिए ज़्यादा आपको समझना भी नहीं है और ज़्यादा समझने लायक भी चीज़ नहीं है इसमें। स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए दोस्तों हेडिंग डालिए फर्स्ट क्लास ब्रिक। पहला जो था फर्स्ट क्लास ब्रिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स दिख रहा है। देखिए फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या होता है कि जैसे गुड प्रॉपर्टी जो आपका मतलब अगला टॉपिक है इस यूनिट का, उसमें दिया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बिल्डिंग ब्रिक, यानी जो भी बिल्डिंग ब्रिक है ना उसका गुड प्रॉपर्टी क्या क्या है वो सब चीज़ उसमें आता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक वही होता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक में जितना भी जनरल प्रॉपर्टीज है गुड ब्रिक का वो सब कुछ आता है। पहले तो देखिए ये टेबल मोल्डेड होना चाहिए, कौन सा? टेबल मोल्डेड। देखिए टेबल मोल्डेड क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम वहाँ पे देख रहे थे जो टेबल मोल्डेड होता है
उसका नीचे का जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, सरफेस स्मूथ रहता है, उसमें जो भी मोल्डिंग रहता है, हमारा जो मोल्डिंग जिससे हम लोग मोल्डिंग करते हैं, मोल्ड जो रहता है वो एकदम एक्यूरेट रहता है। वहाँ पे एफिशिएंसी मतलब बर्गर का भले ही कम रहता है लेकिन वहाँ पे सब कुछ अच्छा रहता है, इसलिए वो टेबल मोल्डेड रहना चाहिए। दूसरा, उसका बर्निंग अच्छा से होना चाहिए, यानी कि उसमें रेड कलर अच्छा से रहना चाहिए, चेरी कलर रहना चाहिए, ठीक। बर्निंग अच्छा से होना चाहिए, उसका वो चेरी जैसा रहना चाहिए, उसका जो भी मतलब सरफेस है वो स्मूथ रहना चाहिए, स्मूथ रहना चाहिए, वो रेक्टेंगल रहना चाहिए, उसका जो शेप है वो रेक्टेंगल रहना चाहिए, जो इसका उसका एज है वो शार्प रहना चाहिए, शार्प रहना चाहिए, शार्प एंड स्ट्रेट रहना चाहिए, शार्प एंड स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक। उसका देखिए, दिस शुड बी फ्री फ्रॉम क्रैक्स, ये क्रैक से फ्री रहना चाहिए, यानी कि जैसे कोई ब्रेक आप देखते हो तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके ऐसे गोल बना हुआ रहता है या ऐसे ऐसे करके क्रैक्स बना हुआ रहता है, तो ये इसमें नहीं रहना चाहिए। किसमें? तो फर्स्ट क्लास ब्रेक में क्रैक्स नहीं रहना चाहिए, फर्स्ट क्लास ब्रेक का यूनिफॉर्म टेक्सचर रहना चाहिए। यूनिफॉर्म टेक्सचर कहने का मतलब हुआ ना कि उसमें हम यहाँ तोड़ के देखें शुरुआत में या बीच में या एंड में, कि कहीं पे भी ब्रिक को तोड़ के देखें तो वो एक समान ही दिखना चाहिए, नहीं कि शुरुआत में हल्का सा किसी और कलर का दिख रहा है, पीछे किसी और कलर का दिख रहा है, तो वो फर्स्ट क्लास ब्रेक नहीं होगा। फर्स्ट क्लास ब्रेक में यूनिफॉर्म टेक्सचर रहना चाहिए, यानी कि एक जगह तोड़ के देखे या कहीं और तोड़ के देखे, सब जगह एक ही जैसा रहना चाहिए। उसका हार्डनेस जो रहता है वो सफिशिएंट मात्रा में रहना चाहिए। क्या? हार्डनेस सफिशिएंट मात्रा में रहना चाहिए, यानी कि नेल से जब हम स्क्रैच करते हैं, ऐसे नाखून से हम खुरेचेंगे ना, जैसे मान लीजिए ये ब्रेक है तो ऐसे नाखून से खुरेचेंगे तो उस पर निशान नहीं बनना चाहिए। अगर निशान बन रहा है तो वो हार्ड नहीं है प्रॉपर, अगर निशान नहीं बन रहा तो वो हार्ड है। आप कभी जाइएगा अगल बगल ब्रेक तो आपके पास ऐसे ही कहीं ना कहीं होगा ही होगा, तो उस ब्रेक को उठाएगा ऐसे स्क्रैच करके देखेगा, अगर उसमें निशान बन रहा है तो हार्ड नहीं है, अगर जो निशान नहीं बन रहा तो वो हार्ड है। अगर जो उन दोनों ब्रेक को हम मतलब कि ऐसे टकराते हैं, ऐसे टकराते हैं तो देखिए इसका साउंड निकल रहा है ना, ये प्लास्टिक का साउंड है लेकिन वैसा मेटल का साउंड निकलना चाहिए। अगर जो दो लोहा को आप जैसे टकराते हैं आपस में तो जैसे का साउंड निकलता है ना वैसा ही साउंड निकलना चाहिए। कैसा साउंड? तो मेटालिक साउंड, मेटालिक साउंड निकलना चाहिए। फर्स्ट क्लास ब्रिक है इसलिए इसका प्रॉपर्टी लगभग लगभग मतलब जो भी अच्छा है ना, अच्छा चीज वही सब कुछ रहना चाहिए इसमें। द क्रशिंग स्ट्रेंथ, इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ठीक। उससे कम नहीं होना चाहिए। 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर का कहने का मतलब क्या है कि एक mm स्क्वायर में, ये एक mm स्क्वायर में 10 न्यूटन का लोड इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। 10 न्यूटन का लोड ये झेल सकता है एक मीटर स्क्वायर में सॉरी। उसका जो भी है, इसको हम अगर जो वाटर में इमर्स करते हैं 24 आवर के लिए, तो 24 आवर्स के लिए, तो इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन रेट होगा ना वो 20% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। 20% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर जो 20% से ज़्यादा रहता है तो ये सेकंड क्लास ब्रेक में पहुंच जाएगा। 20% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। किसके ड्राई वेट से, वाटर में डालने से पहले हम उसका जो वेट करेंगे उससे ये 20% ज़्यादा नहीं एब्जॉर्ब करना चाहिए वाटर, ठीक। फिर देखिए इसका जो भी क्वालिटी रहता है वो फर्स्ट गुड ब्रेक की क्वालिटी के बराबर रहता है। जो भी गुड ब्रिक्स का क्वालिटी रहेगा वो इसका क्वालिटी रहेगा। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? तो जब हम घर बना रहे हैं तो उसका जहाँ पे हम एक्सपोज सरफेस में यानी बाहर की तरफ इसका यूज़ करते हैं, जो बाहरी दीवार रहता है ना हमारा, वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं हम। बड़े बड़े मतलब जो भी बड़ा बड़ा फैक्ट्री वैक्ट्री है वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, ताकि देखिए कम रिएक्टेंट होगा। फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो इसमें केमिकल कंपोजिशन कम रिएक्ट करेगा, ये सब कुछ मतलब अच्छा से रिएक्ट हो रहेगा इसमें, तो इसलिए इसमें इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं। चलिए फर्स्ट क्लास ब्रिक में आपको लगभग समझ में आ ही गया होगा। पहले दोबारा समझा देते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या है? तो टेबल मोल्डेड रहना चाहिए। यहाँ पे अच्छा से शार्प पीच हम सबको मिलता है इसलिए टेबल मोल्डेड रहना चाहिए। ये अच्छा से पका हुआ रहना चाहिए ताकि रेड कलर और इसमें चेरी कलर का देख सके। फिर इसका जो सरफेस वो स्मूथ रहना चाहिए, ऐसे यानी कि ये स्मूथ रहना चाहिए। ऐसे रगड़े ना आप तो इसको यहाँ पे खुदरापन आपको नहीं दिखना चाहिए। रेक्टेंगल रहना चाहिए, एक जो हमारा जो प्रॉपर साइज शेप है वो ऐसा रहना चाहिए। इसका जो है वो सारा रहना चाहिए। ऐसे करने पे ज़्यादा तेज रगड़ेंगे तो कट जाए, उतना रहना चाहिए। स्ट्रेट रहना चाहिए, ऐसे देखें इस प्रकार देखें हम तो ये पूरा एक जैसा दिखना चाहिए हमको। फिर उसका इसमें कोई प्रकार का क्रैक नहीं रहना चाहिए। यूनिफॉर्म टेक्सचर रहना चाहिए। शुरुआत या बीच या कहीं पे से भी हम तोड़ के देखें तो वो एक ही प्रकार दिखे। हार्डनेस इतना सफिशिएंट रहना चाहिए कि हम नेल से ऐसे स्क्रैच करें तो उसमें निशान नहीं बने। फिर सॉरी मेटालिक साउंड आना चाहिए जब हम ऐसे दो ब्रेक को आपस में टकराएंगे तब। फिर 10 न्यूटन पर mm इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ रहता है।
गुड ब्रेक का सब प्रॉपर्टी है अपने अंदर रिक्वायर करना चाहिए 24 आवर जो हमें पानी में डाल के रखते हैं तो उसका ड्राई वेट से 20% ज़्यादा ही पानी एब्जॉर्व करना चाहिए। 20% से ज़्यादा एब्जॉर्व कर रहा है तो ये सफिशियंट मात्रा में हमको फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं है। चलिए देखिए ये सब आपको कोड प्रोवाइड करवा रहा है, यानी कि जो नेशनल बिल्डिंग कोड है ना उसके अनुसार ये सब है। नेशनल बिल्डिंग कोड का एक इसका स्पेशल कोड आता है ब्रिक का, उसके अनुसार है। अब ये सब तो एक वहाँ पे धारणा बना के आइडल ब्रिक बना दिया है कि इस प्रकार का ब्रिक रहेगा तो उसको एकदम फर्स्ट क्लास ब्रिक। ऐसा जनरली नहीं होता। हम लोग जो भी यूज़ करते हैं घर में, जो भी चीज़ जो भी जिस प्रकार का ही आता है हमारे पास वो सेकेंड क्लास का ही आता है, सब चीज़ें बन के चलिए। बस ये कोडल प्रोविजन है। बस लिखना स्टार्ट कीजिए, हेडिंग डालिए फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रेक लिखना स्टार्ट कीजिए। दिस विकास these bricks are table molded and burning and burn in clean क्लीन में इसको बर्न होना चाहिए, टेबल मॉडल रहना चाहिए, क्लीन में बर्न किया हुआ रहना चाहिए। दिस आर डीप रेड चेरी इन कलर, डीप रेड इन कलर लिख लीजिए सीधे। दिस आर डीप रेड और चेरी लिख लीजिएगा इन कलर the surface should be smooth and rectangular with parallel edge with smooth and rectangular with parallel sharp rectangular in shape WITH with parallel sharp and straight edge with parallel SQU स्क्वायर कॉर्नर्स। जो कॉर्नर है वो प्रॉपरली स्क्वायर रहना चाहिए इसका। दिस शुड बी फ्री फ्रॉम क्रैक्स। दिस ब्रेक्स should be free from cracks। क्रैक से फ्री रहना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या है तो दिस ब्रेक्स शुड हैव यूनिफॉर्म टेक्सचर। दिस ब्रेक्स should have
should have uniform texture. This brake have should. Next point. This brake have this brake should have sufficient hardness. हार्डनेस ज़्यादा अच्छा रहना चाहिए। किस प्रकार? तब हम जब नेल से स्क्रैच करते हैं तब, ठीक। इसका हार्डनेस अच्छा रहना चाहिए। ये भी है इसका एक एमेटालिक, और एमेटालिक साउंड शुड बी केम व्हेन टू ब्रिक आर स्ट्रक अगेन ईच अदर, यानी कि जब दो ब्रिक को हम एक साथ टकराते हैं तब मेटालिक साउंड आना चाहिए। लिखिए एमेटालिक साउंड। metallic sound should come when two bricks are stuck again. Against each other. जब वो उन दोनों के एक दूसरे के अगेंस्ट मतलब ऐसे टकराएंगे तो उसमें मेटालिक साउंड आना चाहिए, ठीक। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेक शुड नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। द strength of brick not less than should not less than 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक। The water absorption of the brick should not more than the water absorption of brick more than 20% of its 20% of its dry unit weight. ड्राई यूनिट वेट, यानी कि जब ये सूखा हुआ रहता है उस समय हम जो इसका वेट लेंगे ना उससे ज़्यादा 20% नहीं रहना चाहिए। वेन इमर्ज्ड इन, वेन इसी में आगे लिखेगा, वेन इमर्ज्ड इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर। अगर 24 घंटे के लिए इसको डुबा के रखते हैं तब। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, काम लाइक दिख रहा है सब चीज़।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस ब्रिक हैव ऑल क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक्स। दिस ब्रिक हैव all qualities of good bricks। इसका सभी वैसे सभी क्वालिटी होनी चाहिए जो अच्छे ब्रिक के पास होती है, ठीक। एक बार इसको स्क्रीनशॉट मारिए, चलिए अब समझ लीजिए अच्छा से। देखिए, दिस ब्रिक टेबल मोल्डेड है, टेबल मोल्डेड रहना चाहिए जैसे हमने आपको बताया। और किस में बर्न होना चाहिए, तो क्लीन में बर्न होना चाहिए। क्लीन क्यों, क्योंकि ये किसी क्लैम्प से अच्छा प्रोसेस, अच्छा तरीके से इसमें जल के ब्रिक मिल जाता है, हमको सफिशिएंट मात्रा में ब्रिक मिल जाता है। दिस आर डीप रेड एंड चेरी इन कलर, ठीक। कलर में कैसे रहना चाहिए, डीप रेड या चेरी कलर में रहना चाहिए। सरफेस शुड बी स्मूथ, इसका सरफेस कैसे रहना चाहिए, स्मूथ रहना चाहिए, रेक्टेंगुलर इन शेप रहना चाहिए, विथ ए पैरेलल शार्प स्ट्रेट एज, स्क्वायर कॉर्नर भी रहना चाहिए इसमें। दिस ब्रिक शुड बी फ्री फ्रॉम क्रैक, से क्रैक से फ्री रहना चाहिए। यूनिफॉर्म टेक्सचर रहना चाहिए, इसके पास हार्डनेस इसके पास इतना सफिशिएंट रहना चाहिए कि नेल से स्क्रैच करे तो इसमें स्क्रैच नहीं है। मेटालिक साउंड आना चाहिए जब ब्रिक्स को आपस में स्ट्रक करेंगे तब। इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना, तो 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर रहना होना चाहिए, जरूरी है। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना रहना चाहिए इसका, तो वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन, नॉट मोर देन, यानी कि लेस देन 20% रहना चाहिए उसके ड्राई यूनिट वेट से। जब इसको हम इमर्स करते हैं कितना, 24 आवर के लिए कोल्ड वाटर में। इसके पास सभी क्वालिटी रहना चाहिए किसका, गुड ब्रिक का। यही था। अब इसका यूजेस देख लेते हैं, मतलब कहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। ज़्यादा नहीं, दो ही जगह यूज़ करते हैं इसको। ऊपर से मिटाते हैं, लिखिए यूज। यूजेस पहला क्या, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक आर रिकमेंडेड फॉर एक्सपोज फेस वर्क इन मेसनरी स्ट्रक्चर, फ्लोरिंग एंड रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क। देखिए फर्स्ट क्लास ब्रिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आर रिकमेंडेड are recommended for pointing exposed face work, exposed face work in masonry work, face work in masonry work, in masonry work, flooring, and reinforcement brickwork, and वर्स्ट क्लास को यूज़ किया जाता है। देखिए कहने का मतलब ये है ना कि फर्स्ट क्लास ब्रिक जो भी है उसको हम रिकमेंडेड कहाँ करते हैं, तो जहाँ पे हमको पॉइंटिंग करना है, यानी कि बाहर का जो सरफेस बनाना वो रहे हमको, या एक्सपोज वर्क हमको जहाँ पे करना है, मेसनरी वर्क यानी बाहर का जो दीवार है वो बना रहे। फ्लोरिंग यानी कि ऐसे हम, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में कि ईटा का ही बनाया हुआ रहता था फ्लोर, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या, फिर एक रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क, यानी कि रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क कहने का मतलब हुआ ना कि कहीं कहीं पे जो सड़क बनाया जाता है ना, तो उससे पहले आप देखते होंगे कि पहले उसको बिछाया जाता है प्लेटफार्म पे। आप देखिएगा प्लेटफार्म पे पहले हम ईटा बिछाते हैं, उसके ऊपर मसाला डाल देते हैं, तो वहाँ पे वो रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क की तरह काम करता है, तो वही फर्स्ट क्लास ब्रिक रहता है वो। यहाँ पे इसका ये यूज था। अब इसको स्क्रीनशॉट मारिए, हम अगला लिखाते हैं। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिएगा। डेली हेडिंग सेकेंड क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक।
हेडिंग डालिए सेकंड क्लास ब्रेक। आप सब वो इंग्लिश वाला लिखिएगा। सेकंड क्लास ब्रेक लिखिए। लिखिए नहीं, पहले समझिए कि देखिए ये वो क्या था, टेबल मोल्डेड। ये क्या रहेगा, तो आपका ग्राउंड मोल्डेड रहेगा। कैसा रहेगा, तो ग्राउंड मोल्डेड। कैसा ब्रेक रहेगा, तो ग्राउंड मोल्डेड रहेगा। यानी कि हैंड मोल्डिंग में जो टेबल मोल्डेड और ग्राउंड मोल्डेड था, तो फर्स्ट क्लास ब्रेक जो टेबल मोल्डेड रहता था, सेकंड क्लास ब्रेक जो ग्राउंड मोल्डिंग रहेगा इसमें। यानी कि नीचे आराम से क्या रहेगा, ये भी कहाँ चलेगा, तो ये भी क्लीन में ही इसका बर्निंग होगा। ग्राउंड मोल्डेड होगा, क्लीन में ही इसका बर्निंग होगा। इसका जो भी सरफेस रहेगा इसका जो सरफेस रहेगा वो थोड़ा सा रफ रहेगा, थोड़ा सा रफ रहेगा। इसका जो शेप रहेगा ना, वो इरेगुलर रहेगा। हल्का सा मतलब रेक्टेंगल नहीं रहेगा, ऐसे हल्का सा रहे, स्ट्रेट नहीं रहेगा। इसका मतलब उतना स्ट्रेट नहीं रहेगा, स्ट्रेट रहेगा लेकिन उतना स्ट्रेट नहीं रहेगा। दिस ब्रेक का हेयर क्रैक्स, यानी कि जो बाल से भी पतला पतला हल्का हल्का ऐसे एकदम हल्का सा क्रैक्स इसमें रहेगा। ऐसे ऐसे करके हल्का 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 एकदम छोटा छोटा क्रैक्स रहेगा। ठीक, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहेगा वो कितना रहेगा, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो कंप्रेसिव बोलिए या क्रशिंग बोलिए, 7 न्यूटन पर mm²। यानी कि 1 mm² एरिया में ये 7 न्यूटन तक लोड झेल सकता था। फर्स्ट क्लास ब्रेक 10 न्यूटन तक लोड झेल सकता है। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना रहता है, तो 20 से 22% तक रह सकता है। 22% तक इसका वाटर एब्जॉर्प्शन रह सकता है। जब इसको हम इसमें डालेंगे किसमें, तो वाटर में 24 घंटे तक इमर्स करके रखेंगे तब। इसमें देखिए कुछ प्रॉपर्टियाँ जो रहती है वो फर्स्ट क्लास ब्रेक की तरह रहती हैं, और कुछ प्रॉपर्टियाँ अलग अलग रहती हैं इसमें। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं जनरली, इंपॉर्टेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट हिडन मेसनरी वर्क। हिडन मेसनरी वर्क यानी कि जो हम पार्टिशियल वॉल लगा रहे थे, पार्टीशियन पार्टीशन जो बॉल लगा रहे थे हम लोग, यानी कि घर के फ्लोर लेवल को बांटने का काम कर रहे थे, वहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं। जनरली जो हम लोग वर्क करते हैं अपना, वो उसमें कर सकते हैं। फिर इसका देखिए रेनफोर्समेंट ब्रिक की तरफ इसका भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, यानी कि वही नीचे बिछा के उसके ऊपर कंक्रीटिंग कर सकते हैं हम इसमें। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। समझ में आ गया होगा कि पहले ग्राउंड मोल्डेड रहता है, फिर क्लीन में बर्निंग रहता है। उसका भी क्लीन में बर्निंग था, लेकिन वो टेबल मोल्डेड था। तो पहला पॉइंट लिखिए, दिस ब्रिक आर ग्राउंड मोल्डेड, दिस ब्रिक आर GRO ground molded and burning clean। ग्राउंड मोल्डेड रहता है लेकिन बर्न कैसे रहता है, तो क्लीन में बर्न रहता है। द सरफेस ऑफ दिस ब्रेक्स सम रफ एंड शेप इज ऑल्सो स्लाइटली इरेगुलर, मतलब हल्का सा इरेगुलर रहता है। द सरफेस some rough, ROGF, some rough and shape is also shape is also irregular, slightly irregular, also slightly irregular, slightly
irregular. This brick have hair cracks, and these brick have these bricks these bricks have hair cracks. मतलब जो बाल के बराबर इसमें हल्का बाल जैसे बाल जितना पतला रहता है ना उतना उतना पतला पतला हल्का हल्का इसमें क्रैक्स रहता है. मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस ब्रिक्स शुड बी 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर. मिनिमम इसमें कितना रहना चाहिए? 60 न्यूटन पर एम स्क्वायर तक ये लोड झेल लेना चाहिए मिनिमम. मिनिमम compressive strength strength ऑफ. कभी कभी माइंड से स्किप हो जाता है जी, सोचने में थोड़ा सा इधर उधर स्किप हो जाता है. स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेक स्ट्रेंथ द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस ब्रेक ब्रेक्स should not less than should not less than 7 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर मतलब इसका रहना चाहिए, उससे कम नहीं रहना चाहिए. उतना लोड ये सफिशियंट मात्रा में झेल लेना चाहिए. द वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी the water absorption should not more than the water of this break. The water absorption of this break of these bricks should not less than should not more than less than चलता आ रहा था, less than रह गया था दिमाग में. more than 22% to 22%. 20 से 22% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक. ऑफ इट्स ड्राई वेट when immersed in cool water for 24 hours. जब 24 घंटे के लिए मतलब जब 24 घंटे के लिए इसको वाटर में डालेंगे तो इसमें कितना परसेंट, तो 20 से 22% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए इसके ड्राई वेट से, ठीक. सेकेंड क्लास ब्रेक आर सेकेंड क्लास ब्रेक्स आर, यहाँ पे भी आप इंग्लिश वाला सेकेंड लिखिएगा. ब्रेक्स आर should have or not property of first class brick.
यानी कि इसमें कुछ प्रॉपर्टी जो होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक के बराबर रहता है, कुछ प्रॉपर्टी जो रहता है जो फर्स्ट क्लास ब्रिक के बराबर नहीं रहता है। एडजस्ट करिएगा थोड़ा सा, अभी इंक खत्म हो गया। यूजेस लिखिए, यूजेस इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। सेकेंड क्लास ब्रिक आर रिकमेंडेड फॉर ऑल इंपॉर्टेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट हिडन मेसनरी वर्क। are recommended for bricks are recommended for all important और अनइम्पॉर्टेंट इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट भी रह सकता है और अनइम्पॉर्टेंट भी रह सकता है। हिडन वर्क, हिडन मेसनरी वर्क, यानी कि जो हम अपना मतलब मेसनरी वर्क कर रहे हैं वो हिडन भी रह सकता है और नॉन हिडन भी रह सकता है, वहाँ पे इसको रिकमेंडेड किया जा सकता है। और कहाँ पे तो इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट भी रह सकता है। एंड ऑल्सो रेनफोर्स ब्रिक एंड ऑल्सो यूज एज ए रेनफोर्स ब्रिक एंड also used as a reinforced brick। रेनफोर्स ब्रिक की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। चलिए इसको देख लेते हैं क्या चाहिए। पहले ग्राउंड मॉनिटर रहना चाहिए, फिर उसका क्लीन में बर्न किया जाता है इसको। उसका जिसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इसका सम रफ रहता है, इसका सरफेस जो रहता है रफ होता है, सिर्फ स्लाइटली इरेगुलर है, मतलब हल्का सा इरेगुलर रहेगा, प्रॉपर रेक्टेंगुलर रहेगा। इसमें क्रैक रहता है जो हेयर क्रैक्स के रूप में प्रेजेंट रहता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं रहना चाहिए। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन 20 से 22% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब हम वाटर में कितना तो 24 घंटे तक इसको डुबा के रखें तब ये सेकंड क्लास ब्रिक रहता है। जो हैव और नॉट हैव, सॉरी यहाँ पे नॉट हैव लिख लीजिएगा, नॉट हैव प्रॉपर्टी, हैव प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, मतलब रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता। कुछ प्रॉपर्टी रखता है जो कुछ प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। सेकंड क्लास ब्रिक रहता है तो रिकमेंडेड कहा रहता है इसको, तो ऑल इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट हिडन मेसनरी वर्क में इसका यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यूज्ड रेनफोर्स ब्रिक की तरह भी इसका यूज कर सकते हैं। कीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम थर्ड क्लास ब्रिक आपको बताते हैं। होप्सो ले लिए होंगे, मिटाते हैं। थर्ड क्लास ब्रिक लिखिए। देखिए हम कोती मार रहे हैं, आप कोती नहीं मारिएगा, आप पूरा लिखिएगा थर्ड क्लास ब्रिक, ठीक। यहाँ पे थर्ड इंग्लिश वाला लिखिएगा, ऐसे वाला नहीं लिखिएगा। देखिए पहले हम टेबल मॉड्यूल कर चुके हैं, ग्राउंड मॉड्यूल कर चुके हैं। अब कैसा रहेगा, थर्ड क्लास ब्रिक है तो ग्राउंड मॉड्यूल रहेगा लेकिन क्लैंप बर्निंग रहेगा, या मशीन मॉड्यूल रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं हम लोग। लेकिन जो भी रहे सेकंड क्लास ब्रिक से उसका प्रॉपर्टी थोड़ा सा तो अलग होगा ही ना, मैंने तो उसको थर्ड क्लास ब्रिक नाम क्यों दिया गया, उसको अलग अलग कैटेगरी क्यों दिया गया। और जिसमें कुछ चेंजेस नहीं रहता तो उसको अलग कैटेगरी हम देते ही नहीं। कहने का मतलब तो वही ना हुआ, तो इसलिए हम इसका देख लेते हैं इसमें क्या हो सकता है। लिखिए थर्ड क्लास ब्रिक। थर्ड क्लास ब्रिक हेडिंग डालिए, समझाते हैं उसके बाद लिखवा देंगे। लिखिए थर्ड क्लास ब्रिक। देखिए दिस ब्रिक आर ग्राउंड मोल्डेड एंड बर्न इन क्लैंप। देखिए हम क्या कहते हैं कि ये ग्राउंड मोल्डेड भी रहता है, ये ग्राउंड मोल्डेड ही रहेगा लेकिन बर्न किसमें होगा तो क्लैंप बर्निंग होगा इसमें, ग्राउंड मोल्डेड एंड क्लैंप बर्न, ठीक। फिर अनबर्न ब्रिक रहता है, मतलब हल्का सा ये अंडर बर्न ब्रिक रहता है, यानी कि इसमें हल्का सा जो होता है ना कि मिट्टी जो हम बोले थे ना, अंडर बर्न ब्रिक में क्या रहता है तो मिट्टी रहता है, मिट्टी हल्का एक तरफ हल्का सा जल जाएगा, एक तरफ मतलब पूरा जला रहेगा, एक तरफ इधर साइड में पूरा जल गया तो बीच में हल्का जलेगा, इधर बिल्कुल भी नहीं जला हुआ रहेगा, यानी कि प्रोसेस में रहता है। बाहर वाला सरफेस या जल जाएगा, अंदर वाला सरफेस नहीं जला हुआ रहेगा। इसमें रेड कलर प्रॉपर इसमें प्राप्त नहीं होगा हमको। दे आर सॉफ्ट एंड लाइट इन कलर। देखिए ये सॉफ्ट रहेगा यानी कि हल्का सा इसमें मतलब पेनिट्रेशन टेस्ट आप लोग जान, देखिए पेनिट्रेशन टेस्ट करने का होता है ना कि हम नीचे सैंपल रखे ब्रेक का, तो उसके ऊपर से हम एक नीडल ऐसे डालते हैं इसमें, अगर जो नीडल इसमें चल जाता है आसानी से तो ये सॉफ्ट हो गया सरफेस में, आसानी से नहीं जाएगा तो हार्ड रहेगा। लेकिन फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ब्रेक लाइट इन कलर रहेगा तो मतलब इसमें पूरा रेड कलर इसमें मतलब इसमें जो भी रहेगा रेड कलर वो नहीं प्रेजेंट रहेगा। फिर दे आर नॉट टू हार्ड
तो वही सॉफ्ट हो गया, तो हार्ड नहीं होगा ये सरफेस। इरेगुलर, इसका जो सरफेस रहेगा वो पूरी तरह से इरेगुलर रहेगा, इरेगुलर रहेगा, एक स्लाइटली नहीं, इसमें पूरी कंप्लीटली इरेगुलर रहेगा। और डिस्ट्रॉयड रहेगा, जो इसका एज हम बताए थे कि ऐसा रहेगा, सार्फ रहेगा फर्स्ट में, वो नहीं रहेगा, डिस्ट्रॉयड रहेगा, कहीं कहीं से ऐसे 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 बना हुआ रहेगा, उभर ऊपर नीचे ऐसे उभरल रहेगा, ठीक। उसके बाद क्या कहता है, दे हैव डल साउंड वेन स्टक टुगेदर, यानी कि इसमें जब हम स्टक करेंगे, यानी दोनों को आपस में से टकराएंगे, तब जो भी साउंड रहेगा ना ऐसे टकराने पे, वो थोड़ा सा अजीब सा ही आएगा, डल साउंड आएगा, उसमें उतना अच्छा मेटालिक साउंड नहीं आएगा। दे हैव कंप्रेसिव एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ, इसका क्रशिंग एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना रहेगा, तो 3.5 न्यूटन पर mm² रहेगा, यानी कि 1 mm² एरिया में 3.5 न्यूटन लोड ये सह सकता है। वाटर एब्जॉर्प्शन इसका कितना रहेगा, तो 25% तक रहेगा इसका वाटर एब्जॉर्प्शन इसके ड्राई वेट से। और इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम, तो बिल्डिंग के टेम्पोररी स्ट्रक्चर। टेम्पोररी स्ट्रक्चर कहने का मतलब हो गया ना कि जैसे कि देखिए एक लेबर रहता है, वो 1.5 मीटर तक काम कर सकता है, अपने मतलब 1.5 मीटर तक का, ग्राउंड से ऊपर तक का वो काम कर सकता है। यानी कि यहाँ पे लेबर खड़ा है, तो यहाँ इधर दीवार उठ रहा है, तो 1.5 मीटर तक का ही दीवार वो उठा सकता है खड़ा होकर, सिंपल। फिर उसका कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट का जरूरत रहता है कि ऊपर वो दीवार उठा सके, तो वहाँ पे हम लोग कच्चा जो ब्रिक रहेगा उसका उपयोग करेंगे, यानी कि 3rd क्लास ब्रिक का उपयोग करके यहाँ पे लेबर खड़ा हो सके, ऊपर यूज़ कर सकता है। आजकल तो बेम्बो डाल के यूज़ करता है, आप लोग देखेंगे तो बेम्बो डाल देते हैं, उसके ऊपर ऐसे पटरी बना के वहाँ पे खड़ा होकर लेबर सब काम करते हैं, मिस्त्री सब। तो वहाँ पे टेम्पोररी स्ट्रक्चर जहाँ पे हमको बनाना है, वहाँ पे 3rd क्लास ब्रिक का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। यही था, इतना ही 3rd क्लास ब्रिक में लिखना स्टार्ट कीजिए। 3rd क्लास ब्रिक, हेडिंग डालिए 3rd क्लास ब्रिक। दिस ब्रिक, दिस ब्रिक, दिस ब्रिक्स दिस ब्रिक्स आर ग्राउंड मोल्डेड। ये लाइन भी ना मिटाना चाहिए था हमको ना। आर ग्राउंड मोल्डेड एंड burning ground molded and burning clamp, क्लैंप में बर्नर रहना चाहिए, ठीक। दे आर अंडर बर्न ब्रिक, दिस ब्रिक आर अंडर बर्न, क्या लिख लीजिए, दे आर सॉरी यहाँ पे आर छूट गया, गड़बड़ी देख रहे हैं, एक तो भगवान जैसी खत्म हो रहा है हमारे पास। दे आर अंडर बर्न ब्रिक, BUR इन बर्न ब्रिक, या अंडर बर्न ब्रिक होता है, ठीक। फिर लिखिए, दे आर सॉफ्ट एंड लाइट इन कलर, दे आर सॉफ्ट एंड लाइट इन कलर, लाइट इन कलर, सॉफ्ट रहता है, लाइट इन कलर, कलर में जो रहता है हल्का सा, मतलब रेड कलर नहीं आता इसमें, ठीक। दे हैव रफ सरफेस विथ इरेगुलर एंड डिस्ट्रॉयड एज, दे हैव rough surface they have rough surface with irregular and डिस्ट्रोरेज, मतलब टूटा हुआ इज, जो इसका किनारा रहता है वो टूटा हुआ रहता है हल्का सा। दे हैव डल साउंड व्हेन स्टक टुगेदर,
they have dull sound. They have dull. They have dull sound. When struck. They struck together. मतलब एक दूसरे के साथ जब इसको टकराते हैं तो साउंड रहता है वो मेटालिक साउंड नहीं आता, डल साउंड रहता है. दे आर मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ minimum compressive strength compressive strength compressive strength. They have minimum compressive strength is the minimum compressive strength is 3.5 Newton per mm square. मतलब एक न्यूटन एम एम स्क्वायर में इसका पास कितना तो 3.5 न्यूटन एक एम एम स्क्वायर में 3.5 न्यूटन एक लोड झेल सकता है. ठीक, बट झेलना चाहिए इसको. वाटर एब्जॉर्प्शन इज अबाउट 25% ऑफ इट्स ग्रेविटी. वाटर एब्जॉर्प्शन इज अबाउट water absorption is about 25%. इट्स ड्राई यूनिट वेट. इसके ड्राई यूनिट वेट से 25% इसका मतलब जो रहता है ना वाटर एब्जॉर्प्शन उतना वो करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए. इसका यूज लिख लीजिए. इट इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग टेम्पोररी स्ट्रक्चर. इट इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग में जो भी टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाएंगे ना उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं हम लोग. एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा हल्का हल्का दिख रहा है आपको. अच्छा, नेक्स्ट रहेगा उसको ब्लू मार्कर से लिखवा देंगे. यूज़ करते थे कि समझिए क्या है. तो ये भी ग्राउंड मोल्डेड रहेगा. ठीक, पर इसमें क्लैंप बनी रहेगा. क्लैंप में इसको जलाया जाएगा. अंडर बर्न ब्रिक रहेगा, यानी कि इसमें हल्का सा मिट्टी पानी उपलब्ध रहेगा. सॉफ्ट रहेगा, यानी कि पेनिट्रेट करेंगे तो आसानी से इसमें चल जाएगा. लाइटिंग कलर रहेगा, यानी कि रेड कलर का. ये पूरी तरह से नहीं रहेगा. इसका सरफेस जो है वो रफ रहेगा, इरेगुलर रहेगा पूरी तरह से. और डिस्ट्रॉयड एज रहेगा. डिस्ट्रॉयड एज कहने का मतलब ऐसे हल्का सा चलेगा, फिर ऐसे होता नहीं है, ऐसा डिस्ट्रॉयड शेप रहेगा इसका. ठीक, उसका देखिए डल रहता है इसका साउंड. जो भी मतलब ऐसे टकराएंगे, जो हमको बता रहे थे मेटालिक साउंड आता है, वो डल साउंड आता है. ठीक है, ऐसे टकराने पे. इसका कंपैरेटिव स्ट्रेंथ कितना तो 3.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर के, मतलब उसको मिनिमम रहना चाहिए. उतना मिनिमम लोड ये झेल लेना चाहिए. अबाउट 25% इसका इट्स ड्राइव यूनिट वेट एब्जॉर्प्शन रहना चाहिए. बिल्डिंग के टेम्पोररी स्ट्रक्चर में इसका यूज करते हैं. इतना तक थर्ड क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास ब्रिक डालिए हेडिंग में. फोर्थ क्लास ब्रिक आपको तीन मारिएगा. इस बार ये लाइन मिटाना पड़ेगा. फोर्थ क्लास ब्रिक देखिए, वो क्लैम्प बर्निंग और क्लीन बर्निंग दोनों की तरह बर्न हो सकता है. जो कि बहुत ज़्यादा जल जाते हैं ब्रिक ना, उनको फोर्थ क्लास ब्रिक में रखते हैं. बहुत ज़्यादा ओवर बर्न ब्रिक को थर्ड क्लास में अंडर बर्न, फोर्थ क्लास में ओवर बर्न. फोर्थ क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास ब्रिक में देखिए ओवर बर्न ब्रिक रहेगा. इसमें जो रहेगा मतलब बहुत ज़्यादा जला हुआ रहेगा, काला कलर का, काला काला हो जाता है ना या ब्लू कलर का, ओवर बर्न ब्रिक.
ये आइदर क्लैम्प बर्निंग और क्लीन बर्निंग दोनों से ये पका हुआ रह सकता है। ठीक, इसका शेप जो रहता है ना वो बहुत ज़्यादा ही बैडली इरेगुलर रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा खराब रहता है, बैडली बैडली इरेगुलर, बहुत ज़्यादा जला हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा खराब रहता है इसका शेप, इरेगुलर एंड डिस्ट्रॉयड, और बहुत बुरी तरह ही मतलब डिस्ट्रॉय हुआ रहता है इसका शेप। ठीक, दे आर ब्रिटल इन नेचर एंड सम टाइम मोर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। देखिए ब्रिटल भी रह सकते हैं नेचर में और कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड रह सकता है या स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकता है ये। ठीक, एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्लास ब्रिक, इवन द फर्स्ट क्लास ब्रिक से भी ज़्यादा हार्ड रह सकता है ये। फिर दिस ब्रिक आर डार्क इन कलर, ये इसका कलर कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा डार्क, वही तो बता रहे थे हम आपको यहाँ पे कि मतलब ये डार्क कलर में रहेगा, ब्लू रहे, BL यू ब्लू रहे या ब्लैक रहे, ब्लू या ब्लैक दोनों में से किसी कलर में भी रह सकता है। ठीक, इसका यूज़ कहाँ करते हैं तो हम इसका यूज़ देखिए जब ब्लास्ट रहता है ना, मतलब जहाँ से हमको फंडामेंटल फाउंडेशन में यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन में जो हम सबसे नीचे फुटिंग कर रहे हैं तो ना, आपका जो 4th यूनिट में अभी हाल फिलहाल में जो लेक्चर खत्म हुआ 4th यूनिट, नीचे कंक्रीटिंग कर रहे थे ना, वही कंक्रीटिंग में हम भी कंक्रीटिंग के नीचे जस्ट इसको प्लेस कर सकते हैं हम लोग। ठीक, और उसका देखिए जो वॉल ड्राफ्टिंग कर रहे थे हम लोग तो उसमें भी इसका यूज़ किए थे हम लोग, लाइम कंक्रीटिंग भी इसका यूज़ हो सकता है। पहले बड़े बड़े स्ट्रक्चर में लाइम कंक्रीट यूज़ किया जाता था, जिसमें हम लोग सीमेंट की जगह लाइम का यूज़ करते थे, वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते थे हम लोग। फिर उसका देखिए इसको एज अ रेनफोर्समेंट भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बस ब्रिटल मटेरियल होने का एक चीज़ नुकसान क्या होता है पता है, ये मतलब पहले साइन नहीं देता है, मतलब कि ये पहले आपको बताएगा नहीं कि ये टूटने वाला है, एकाएक टूट जाएगा। लेकिन जो भी इलास्टिक मटेरियल रहता है वो पहले साइन देता है कि हम लोग टूटने वाले हैं। जैसे कि आप देखिए आज घर वाला जो पुराना रहता था, टूटने से पहले वो झड़ने लगता था, यानी कि उस साइन दे रहे कि हम टूटने वाले हैं, हमको मरम्मत की जरूरत है। और जो वो टूटेगा नहीं, वो मतलब झड़ेगा नहीं, एक कोलैप्स कर जाए तो नीचे कुछ भी एक्सीडेंट होने का चांसेस रह सकता है। यही बस इसका रहता है। ठीक, आप लिखिए, इसमें ज़्यादा नहीं 4 ही पॉइंट लिखाएंगे, उसका ये क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें 3 से 4 पॉइंट और हैं, मतलब 3 से 4 टॉपिक है, उसका ये खत्म होगा स्टैंडर्ड ब्रिक। साथ ही में हम आपको ब्रिक मैसनरी स्टार्ट कर देंगे, अभी स्टोन मैसनरी उधर होल्ड में रखते हैं, इस ब्रिक मैसनरी स्टार्ट कर देंगे। उसका एक फायदा होगा ना कि ब्रिक का आपको पूरा एक लेक्चर एक साथ चल जाएगा। अगर जो इसके बाद दूसरा जो चल रहा है ब्रिक का लेक्चर उसमें चलेगा नहीं, कि ब्रिक का एक अलग से ही आपका जो कॉपी बन रहा है उसी में साथ ही करते हुए चल जाएगा। नहीं तो हो सकता है बोलिएगा आप सब तो अलग अलग भी कर देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, हमको अलग अलग ही कर देंगे। यूनिट 2 यूनिट 4 अलग ही रहेगा, वही फायदा है। ठीक, यूनिट 4 में ही उसको पढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद हम लोग इधर टिम्बर स्टार्ट करेंगे। टिम्बर आपका वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसमें भी आपको ज़्यादा नहीं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे, जल्दी खत्म हो जाएगा वो। चलिए लिखिए आप लोग, दिस ब्रेक आर ओवरबर्न ब्रेक। ब्रिक्स बर्न, यहीं पे लिखिएगा ब्रिक्स बर्निंग आइदर क्लैंप और क्लीन, मतलब दोनों में से किसी में भी बर्न हो सकता है। ठीक, दे हैव बैडली distorted with irregular shape। विथ इरेगुलर शेप, यानी कि इसका जो एज रहता है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय रहता है और इरेगुलर शेप में रहता है। दे आर ब्रिटल इन नेचर,
they are brittle in nature and sometimes more hard. कुछ समय बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है एंड स्ट्रोंगर इवन देन फर्स्ट क्लास ब्रिक से भी कभी कभी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक। उसके बाद लिखिए दिस ब्रिक है डार्क इन कलर, ये ब्रिक डार्क इन कलर रहता है, मतलब इसका कलर जो होता है वो ज़्यादा डार्क हो जाता है, ठीक। यूज द ब्लास्ट सच एज यूज द ब्लास्ट ऑफ सच ब्रिक्स इज यूज फॉर फाउंडेशन, लिखिए यूजिस, लिखिए इसका यूजिस, दिस ब्रिक यूज फॉर फाउंडेशन, दिस ब्रिक्स these bricks are used for foundation and as a road metal यानी कि रोड में जैसे देखते हैं आप कहीं कहीं ब्रेक डाला जाता है नीचे चूर चूर करके, तो उसमें इसका यूज़ करते हैं। रोड मेटल ऐसे इसको हम उपयोग कर सकते हैं। फिर देखिए इस ब्रेक को और एक नाम से जानते हैं, वो पॉइंट आपको लिखाना ही भूल गए, लिखिए, इसलिए हम पहले सोच रहे थे कि इस पॉइंट को अच्छा से देख लेते हैं। दिस ब्रेक are also known as Jhama bricks. These bricks are also known as Jhama bricks. Sorry, Jhama. हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे? झामा। झामा ब्रिक्स, ठीक। इसको झामा ब्रिक्स के भी नाम से जाना जाता है। ऊपर से देख लेते हैं एक बार। देखिए दिस ब्रिक आर ओवरबर्ड ब्रिक, यानी कि ओवरबर्ड ब्रिक रहेगा और इसमें ये क्लैम बर्निंग है क्लीन बर्निंग, दोनों में से किसी में भी ये जला हुआ हो सकता है, ठीक। बैडली डिस्ट्रॉयड इज, इसका जो इज रहता है वो बहुत ज़्यादा गंदा तरीके से डिस्ट्रॉयड रहता है, ठीक। उसके बाद इरेगुलर इन शेप रहता है, ये इरेगुलर शेप में भी रहेगा, ब्रिटल नेचर में भी रह सकता है, सेम टाइम मोर हार्ड हो जाता है, किससे फर्स्ट क्लास ब्रिक से भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इस ब्रिक के पास जो होता है डार्क कलर में रहता है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं तो फाउंडेशन में यूज़ करते हैं और कभी कभी रोड मेटल में भी यूज़ करते हैं। रोड में जो चूड़ा करके हम लोग ऐसे डालते हैं उसके ऊपर कंक्रीटिंग कर देते हैं वहाँ पे भी। और इस ब्रिक को कैसे तो झामा ब्रिक के नाम से भी जाना था, इसका लिख लिए झामा ब्रिक्स, झामा इस नाम से भी जाना जाता है, JHAMA झामा ब्रिक्स। यहीं पे आपका पहले इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए फिर समझाते हैं। यहीं पे आपका पूरा जो ब्रिक है ना, ब्रिक का क्लासिफिकेशन खत्म होता है, ठीक। तो ब्रिक का क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे कि स्टैंडर्ड ब्रिक किसको कहते हैं, स्टैंडर्ड ब्रिक कहते हैं, मॉड्यूलर कन्वेंशनल, ये सब ब्रिक है उसको देख लेंगे। फिर गुड प्रॉपर्टीज सब ब्रिक रहेगा, यानी गुड प्रॉपर्टीज पहले देख लेंगे, फिर उसका स्टैंडर्ड ब्रिक के बारे में जान लेंगे हम लोग। स्टैंडर्ड, मॉड्यूलर, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, ये 4 प्रकार है। इन 4 प्रकार के बारे में जान लेते हैं। छोटा छोटा है, इसमें शायद अगले में ही खत्म हो जाए। स्टैंडर्ड ब्रिक देखने के मतलब गुड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक देखने के बाद ही पूरी खत्म हो जाए आपका, हो सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक टिम्बर स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट में। उधर स्टोन मेसनरी वैसे लगले पढ़े चलते जैसे पढ़ाए हुए आपको चल रहे हैं, ठीक। स्टोन मेसनरी देखेंगे जो लेक्चर नंबर 5 हो जाएगा हमारा, किसमें यूनिट 4 में। ये जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक। आपका अगर जो सेशन ज़्यादा से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, सेशन से अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो फ्री का कंटेंट चल रहा है, ताकि वो उसका फायदा उठा सके। हमारा जो ऑब्जेक्टिव सेशन आने वाला है उसको भी आप देखिएगा जरूर से जरूर। और हाँ, कुछ दिन में हम आपको टीचमेंट का एक आइडिया देंगे, उस पर भी आप जाकर ऑब्जेक्टिव सेशन हमारा जो रहेगा वो देख सकते हैं आप। यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया
रहेगा ऑब्जेक्टिव का, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको पूरा वीडियो वहाँ पे उपलब्ध रहेगा, आप उसमें वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू कीवर्ड्स टीचर बिहार, ऐसे हम लोग प्यार देते रहें।